हेलो। ये जो हमारी वीडियो है ये नॉर्मल वीडियो है। हम जैसे दूसरे कभी कभी चीज़ें बात करते थे वैसे नहीं बात करूँगा मैं। देखो इस वीडियो में क्या होने वाली है मैं बता देता हूँ। पहले तुम्हें पता है कि मैंने मोस्टली 1 से 1.5 महीने में मैंने अपनी बोर्ड की 12th जो बोर्ड है उसकी प्रिपरेशन करी थी, तो उसका पूरा डिटेल मैं बताऊँगा। और देखो भले ये वीडियो तुम्हें कहानी जैसी लगे, लेकिन हाँ ये कहानी नहीं होने वाली है कि मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊँ और ऐसे बताते चला जाऊँ। देखो इसमें बहुत सारे टिप्स देता जाऊँगा मैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लैग करती हैं, कहाँ कहाँ पे तुम्हें। और मैंने भी कुछ बहुत सारी गलतियाँ करी थी और वो गलतियाँ मैं बताऊँगा। देखो ये जो वीडियो है समझ लो कि मैं ऑडियंस के लिए नहीं बना रहा, तुम भाई जैसे हो, भाई हैं बहन है जो भी हैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। ताकि इसमें देखो मेनली है कि भाई मैं वीडियो बाद में बना सकता था, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर अभी काफ़ी टाइम है, हाफ ईयरली टाइम है, और इसी टाइम पे मैंने भी शायद अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन पहली बार दिमाग में आया था भाई कर लो। अब देखो चलो मैं ना 12th की अभी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताते जाता हूँ। लेकिन उससे पहले 10th से चलते हैं, फिर कहानी समझ में आएगी। 10th में मैं ऐसे ही एवरेज साइज स्टूडेंट था, मेरे 10th में कुछ खास नहीं थे, 78% है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी थी वो। और देखो वहाँ से चीज़ें, मेरी मैथ वीक थी। अब देखो बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैथ था। और मेरे को मैं करियर के बीच में और बताऊंगा, कभी और बताऊंगा मैंने मैथ क्यों लिया। तो हुआ कि मैं मैथ लूँगा, मैथ के बाद मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और मुझे पता था कि स्कूल के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा, और उस टाइम पे कोविड था, ठीक है। तो कोविड था तो मैंने ड्रॉप कर दिया कि भाई स्कूल नहीं जाना, डमी पे रहना है। तो हमने एज यूजल जैसा होता हमने स्कूल में बात कर लिया, और उन्होंने एग्री होकर कि भैया हाँ ठीक है तुम डमी ले सकते हो। तो मैं डमी कराया, और मैं ऑफलाइन कोचिंग उस टाइम पे घर वालों ने मना कर दिया, तो ऑनलाइन कोचिंग लिया मैंने। और देखो उसके बाद 11th तो पूरे वैसे चली गई प्रिपरेशन में, वो भी लेट हो गया था। तुम्हें पता है 10th में उस टाइम पे हमारा रिजल्ट भी बहुत लेट आया था, हमारा एग्ज़ाम भी हुआ था, सारे पेपर दिए थे कोविड के टाइम पे भी, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम दे के आया उस टाइम पे, और फिर रिजल्ट आया, प्रिपरेशन पे लग गए जेई के लिए। जेई की प्रिपरेशन करते करते ना 2 साल 1.5 साल बीत गए थे ऑलमोस्ट। फिर हुआ कि भाई अपने यहाँ फेरली आने वाली है, पढ़ते हैं। और मेरा 11th वैसे ही वेस्टेड था। तो मैंने 12th की, अभी मैं 12th में एंटर कर गया हूँ, लेकिन मेरी जो कोचिंग में पढ़ाई कर रहा हूँ मैं वो 11th की जेई की। क्योंकि देखो 12th में जैसे तुम आते हो जेई की प्रिपरेशन में, तो 11th वाली चीज़ें ना 12th की इंटरलिंक्ड होती है। मैंने 11th में भी पढ़ाई करी थी, वैसे नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई किया था, लेकिन चीज़ें ना रिवाइज़ नहीं करने के चक्कर में भूल गया था। टिप नंबर 1 लिख लेना, मैं नंबर तो याद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक टिप लिख लेना कि भैया चीज़ें रिवाइज करते चलनी, याद नहीं कि भाई जितने तुम पढ़ रहे हो कम से कम वो तो रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना जो चलता रहा, 12th में आ गया था, 11th की चीज़ें चल रही थी। फिर हुआ कि भाई हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, पता चला स्कूल से मैसेज आया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। और हमारे स्कूल में स्कूल वाले काफ़ी बढ़िया थे, संडे टेस्ट वगैरह भी लेते थे। मैं जाता नहीं था, मैं पढ़ाई नहीं किया था तो क्या जाऊँ। और देखो एक और मज़े की बात बताऊँ तुम्हें, मेरा जो बोर्ड था वो हिंदी मीडियम से था, लेकिन मैं जो कोचिंग में पढ़ता था वो इंग्लिश मीडियम से था। तो कोई ऐसे मत कहना कि जेई की पढ़ रहा था तो तुम तो पढ़ ही दे रहे थे, नहीं था भाई। और 11th की ऑलरेडी 12th में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत जो मैथ था उसमें ठीक ठाक था, मैं प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ लिया था। फिर हाफ ईयरली आया, हाफ ईयरली के टाइम पे मैं गया, दिसंबर में ही था, 12-13 तारीख से स्टार्ट हुआ था। मैं हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दे के आ गया, और हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दिया, मुझे पता था कि नंबर नहीं आने वाले, और वैसे ही हुआ। मैं बस न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आया था जो मेरे को आते थे, और वो भी हिंदी टू इंग्लिश था, उसमें इंग्लिश में भी नहीं लिख के आया था, तो आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही हिल गए थे अपने। इंग्लिश में शायद होता, मैं कहता इंग्लिश में तो आता है कर लेंगे, इतना बहुत तो दिमाग है कि लिख लेंगे, लेकिन प्योर वो हिंदी में था, तो इंग्लिश की चीज़ें कनेक्टेड नहीं थी तो नहीं समझ में आया। तो मैं करके आ गया, बेसिक गलतियाँ हुई। थ्योरी के पेपर में लगभग ऑलमोस्ट थ्योरी ना के बराबर, जो फार्मूले पूछे तो फार्मूले पूछ के लिखे थे, थोड़े बहुत थ्योरी एक रात पहले जितना पढ़ लिया। मैं स्पेशली हाफ ईयरली को उतना जोर पे नहीं था, हम भी कहते थे भाई हाफ ईयरली क्या ही है, हम डायरेक्ट बोर्ड की तैयारी करें। सॉरी। तो देखो ये बात ना कहीं कहीं सच थी कि मैं हाफ ईयरली पे उतना फोकस नहीं किया था, तो इसलिए वैसे ना नंबर कम रह गए। फिर हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, मैक्सिमम बहुत गंदे, पता नहीं उस टाइम पे 50 नंबर का पेपर हुआ था, अभी तो 70 या हाँ 70 नंबर के पेपर होते हैं, उस टाइम पे 50 का हुआ था। और वही एज यूजल 25 नंबर भी किसी किसी में टच नहीं किए थे, 18 20 19 ऐसे ही थे। मैथ का तो बहुत गंदा, मैथ का ठीक था, बाकी वो क्या कहते हैं फिजिक्स का बहुत गंदा हाल था। उसके बाद में जनवरी के टाइम पे रिजल्ट आया था, फिर घर वालों ने, घर पे पता चला, डांट वाट तो पड़ी थोड़ी सी, तो हमने कहा कि देखेंगे फिर।
और उसके बाद घर वालों ने जेईई की प्रिपरेशन कहा कि बंद कर दो, लेकिन मैंने कहा था बोर्ड के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने बंद नहीं किया था। तो एज यूजुअल हमारा एग्ज़ाम था अप्रैल या मई में था मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान नहीं है। तो डेढ़ महीने बाद मेरे एग्ज़ाम थे। तो मैं क्या क्या उठाया, अब देखो यहाँ से ना टिप्स स्टार्ट हो जाते हैं क्या क्या चीज़ें। देखो फर्स्ट टाइम मैंने सिलेबस देखा, मेरे को ब्लूप्रिंट का आइडिया था, क्योंकि मैं हाफ ईयरली के टाइम पे जब था ना, तभी मैंने उसी के हिसाब से मैंने पढ़ाई किया था कि भाई हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उस हिसाब से नहीं पढ़ना, तुम्हें जो चैप्टर आ रहा है वो पढ़ते जाओ। और देखो मैं पीछे बता दूँ थोड़ा बहुत, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, देखो मैं सच बताता हूँ। जो अपना जेईई के प्रिपरेशन में कर रहा था ना अभी हाफ ईयरली के बाद से, तो उसमें क्या होता है, मैंने हिंदी और इंग्लिश के जो भी कहानियाँ वगैरह थे ना, वो हिंदी पता था मेरे को। हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने पूरे देख लेते, मैंने कहा था जब बोर्ड के लिए पढ़ ही रहे तो पढ़ लेते सारे। मैं एक रात बैठा था, लगभग ऑलमोस्ट 8-10 घंटे में, मतलब ना पढ़ने की आदत थी उस टाइम पे कि तुम 10 घंटे 12 घंटे बैठा लो तो पढ़ लेता था मैं। 10-12 घंटे बैठ के मतलब पूरे हिंदी की और इंग्लिश के जितने भी कहानी थे ना वो पता हो गए थे। और एक बार मेरे को और भी बैठना था, क्योंकि वो चीज़ें रिकॉल हो जाए अच्छे से। और मैं एक बार और बैठा, लगभग हिंदी और इंग्लिश मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी मेरे को, क्योंकि मेरे को कहाँ बना कैसे क्वेश्चन लिखना ना बना के, वो मैं लिख सकता था। और मेरा देखो मेन एम ये था कि मुझे 80-90% नहीं क्रॉस करना। मेरे को था भैया कि बस अपने को कट ऑफ क्लियर हो जाए 75%। हमारे कॉलेज के लिए जो जेईई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि एनआईटी या आईआईटीज़ के लिए 75% चाहिए होता है, या फिर आगे भी तुम्हारा जब भी तुम बोर्ड में जो भी तुम्हारा जॉब के लिए जाओगे ना, तो 12th के मार्क्स देखते हैं, कईयों को पता नहीं है, हाँ नहीं बताया नहीं जाता, ठीक है चलो 75% देखते हैं मार्क्स, इसके हिसाब से वो होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं बस मेरा एम था कि भाई 75% से क्रॉस करके 77-78 तक का ही एम था मेरा। और मैं इसी एम पे, मेरे को पता था कि इतने करने से आ जाएंगे, इतने क्या क्या करने। फिर मैं वहाँ से उठाया और इंग्लिश हिंदी ऑलमोस्ट डन थी, बस ग्रामर देखने थे। ग्रामर मैंने कहा कि भाई इंग्लिश अभी नहीं पढ़ते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश बस एक बार रिकॉल कर लिया सारी चीज़ें स्टार्टिंग के दिन ही बैठ के। और मैंने यहाँ पे देखो मैंने जेईई के प्रिपरेशन ना फुल बंद कर दिया था। अब प्योर था कि भैया दिन भर घर पे रहते थे, पूरे दिन चैप्टर पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, क्या दिक्कत है क्या नहीं, उसमें करते रहो बस। देखो उसके बाद मैंने ना फर्स्ट टाइम मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो थी फिजिक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी सब ने दिमाग ख़राब कर रखा था केवल फिजिक्स में। और उसमें के बाद मैंने एक BCS सर है हमारे, BCS बेसिक फिजिक्स करके एक चैनल है, मैंने अपने वीडियोस में बताया था। मैंने बैठा उनका 2 दिन बैठ के सारे जितने A to Z 3 या 4 दिन लग गए थे मेरे को, और पूरे उनके लेक्चर मैंने देख लिए। अब देखने के टाइम पे देखो उन्होंने नोट्स दे दिए थे, मिलाते गया, कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन उनका जो नोट्स है काफ़ी ठीक है, लेकिन हाँ उसमें कमियाँ हैं। एक क्या कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना के बराबर कराते नहीं होते हैं, ठीक है मैं कह रहा हूँ। और न्यूमेरिकल में अभी भी फटती थी, अपनी प्रॉब्लम होती थी अभी भी। डेरिवेशन वगैरह जहाँ तक ये ठीक ठाक हो गए थे। डेरिवेशन हाँ भैया पढ़ना पड़ेगा दोबारा BCS सर के यहाँ। उसके बाद मैंने ना नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, लेकिन बाद में दिक्कत होने लग गई थी, तो मैं आगे चल के उसके जो पूरे नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन हाँ जो चीज़ें अपने को नोट्स पढ़ता था मैं, जो चीज़ें लगती थी कि भैया भूल रहे हम, अपने को लिखना है, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो चीज़ें मैं एक नोट बना लिया था और उसमें लिख लेता था। अलग एक ही कॉपी थी, उसमें सारे सब्जेक्ट लिख लेता था, अलग अलग पन्ने मोड़ रखे थे, उसमें जो भी चीज़ें तुम्हें चैप्टर लिख देता था और उसमें लिख देता कि ये चीज़ें टू द पॉइंट है। जो जिसमें प्रॉब्लम होती थी डेरिवेशन वगैरह नहीं लिखता था मैं। डेरिवेशन वो चीज़ें कि तुम्हें भाई डेली प्रैक्टिस करनी होती है, डेरिवेशन वैसे याद करना ही है। और डेरिवेशन में ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 बार या 2 बार उठाता था, केवल डेरिवेशन पढ़ता था। फिजिक्स को उठा के डेरिवेशन मैंने बहुत लपेटे सही में। एक डेरिवेशन ऑलमोस्ट मैंने 15 बार जरूर किए होंगे, मिनिमम 15 बार जरूर एक डेरिवेशन। क्योंकि भैया डेरिवेशन ऐसी चीज़ है कि तुम्हें भूल गए ना कहाँ पे क्या स्लो, ऑलमोस्ट यार पूरा याद करना पड़ता है तुम्हें। मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन तक याद करनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तुम भैया उतना टाइम नहीं यार लिखने का, तो ऑलरेडी तुम 15-20 बार कर लोगे ना, तो वो लगभग ऑलमोस्ट याद सा हो जाता है। तो वो मैंने किया। उसके बाद अपना लगभग फिजिक्स में भी अभी भी फिर भी दिक्कत होती थी न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद और भी सब्जेक्ट पढ़ने थे। उसके बाद MK बूस्टर सर है, उनका चैनल हाफ ईयरली के टाइम पे पता चल गया था, पेपर वगैरह के टाइम पे जब पेपर सॉल्व कराते थे। तो वहाँ से मैंने केमिस्ट्री 1 शॉट लेक्चर उनके काफ़ी बढ़िया है, टू द पॉइंट है और इजी है। अब देखो इसके साथ ना तुम्हें नोट्स बढ़िया नोट्स, या ये जो अपने एग्जामिनेशन आइडिया की मैंने रिसेंट जो रिव्यू डाली है बुक की, वो तुम देख सकते हो। वो बुक को वो भी मैं फॉलो करता था थोड़ा बहुत। अब उस बुक को मैंने उठाया, उसमें क्वेश्चन देखते थे न्यूमेरिकल वगैरह। PYQ क्वेश्चन ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें PYQ पहले देखोगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो एक माइंडसेट ना, सिंपल स्ट्रैटेजी रखो कि भैया पहले पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और मिनिमम वैसे ही हर चैप्टर में लगभग एक ही टॉपिक से, एक ही 2-4 टॉपिक हैं भैया, उसमें से ही हर साल क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड वैसा कुछ रॉकेट साइंस वाला नहीं है,
काफ़ी ईजी है भाई, बस कहने की बातें हैं, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा यार। देखो पीसीएम लिए हो, पीसीबी लिए हो, साइंस लिए हो तो भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे झेलना पड़ेगा, कहते हैं ना आर्ट्स वाले से भी ज़्यादा झेलना पड़ता है, झेलोगे तुम भाई। ठीक है, उसके बाद जो बायो कह रहा हूँ मैं, जो केमिस्ट्री थी वन शॉट देखता जाता था, और उनके जो क्वेश्चन थे सर उसमें न्यूमेरिकल भी करा देते थे। न्यूमेरिकल में उसमें केमिस्ट्री में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और देखो यहाँ पे आते हैं, लगभग मेरी इनऑर्गेनिक थी ना, इनऑर्गेनिक काफ़ी बढ़िया थी, कोचिंग में भी मैंने किया था 12th के लिए। तो इनऑर्गेनिक में मेरे को कुछ खास दिक्कत नहीं थी, बस वो हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्सेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत था, तो मैंने थ्योरी पढ़ता रहता था इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए न्यूमेरिकल वगैरह मैंने देख लिए थे, और जो सर ने थ्योरी पढ़ाई थी वो थ्योरी थी। ऑर्गेनिक कोचिंग में वैसे भी थी जेई की भाई अलग ही लेवल पे होते वो ऑर्गेनिक। तो 12th की ऑर्गेनिक जो थी ना वो लास्ट पोर्सन रहता, तो मेरा वीक था कोचिंग में। ठीक है, तो वो मेरे को पूरा करना था। अब देखो वहाँ पे ना मेन केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैंने बता रखा है स्ट्रैटेजी वीडियो में, केमिकल रिएक्शन और नेम रिएक्शन मेनली होते हैं। ठीक है, और थ्योरी वगैरह होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो मैं क्या करता था ना, मेरा एक फ्रेंड था, डेली नियम से, कायदे से, नियम से ना, हम आधे से 1 घंटे बैठते थे। वो मेरे से क्वेश्चन पूछता था नेम रिएक्शन के, मैं उससे पूछता था। और फर्स्ट पहले तो नोट्स खुले रहते थे, बाद में हमने नोट्स बंद कर दिए थे। नोट्स बंद करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, फिर वो कहता था कि नहीं यहाँ पे होगा, फिर आर्गूमेंट होती थी हमारी, तो भाई फिर लास्ट में नोट्स पलट कर देखते थे। फिर वो चीज़ें ना बहुत याद हो गई थी। मैं क्लास में जब हमारा प्रैक्टिकल हुआ था, वाइवा के टाइम पे हमारे से क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेम रिएक्शन ही सर पूछ रहे थे ऑर्गेनिक में। सबसे ज़्यादा मैंने 2 पॉइंट सबसे करेक्ट मैंने बताया था। और जो वो टीचर थे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या, जब मैं जेई का वो कह रहा हूँ हाफ ईयरली के टाइम पे मैं जब पेपर दे के आया था ना, सर ने कहा था कि किसकी कॉपी है कि जो केवल न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आया, एक भी थ्योरी का क्वेश्चन नहीं करके आया। बाद में मैं क्लास में गया था तो मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि सर ने ऐसे ऐसे कहा। मैंने कहा भाई न्यूमेरिकल आते तो क्या करें। ठीक है, और उस टाइम पे गया तो सर ने कहा कि बढ़िया है, पढ़ते जाओ, बाकी चीज़ें देखते जाओ एक बार। मैं वैसे भी प्रैक्टिकल देने गया था, मैं जाता नहीं था क्लास, तो सर जानते नहीं थे मेरे को। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल तो यहाँ तक ठीक थी, ऑर्गेनिक भी हो गई थी ठीक। ऑर्गेनिक में बाकी मैंने वो जो शेखावाटी मिशन करके क्वेश्चन बैंक आते थे, ऑर्गेनिक में हमने काफ़ी पढ़ी है। केमिस्ट्री देखो काफ़ी कोई केमिस्ट्री पढ़ा है मैं, केमिस्ट्री में मेरे 89 मार्क्स थे। ठीक है, और इस मार्क्स की भी कहानी बताऊंगा मैं अभी आगे। देखो उसके बाद में केमिस्ट्री लगभग बढ़िया हो गई थी। अब आता है मैथ। अब देखो मैथ ना मेरी सबसे पहले सिलेबस में कहो तो सबसे पहले मेरी कंप्लीट जो हुई थी वो मैथ थी, और हमारा एग्ज़ाम होने वाला ही था, तो एक महीने और एक्सटेंड हो गया था। ठीक है, तो उसमें भी 15 दिन मैंने वही जेई के लिए पढ़ लिया था, फिर मैंने बीच में लग गया था फिर बोर्ड के लिए। ठीक है, 1 महीने एक्सटेंड हो गया था एंड टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने जो क्वेश्चन थे ना, मैंने फिर से दोबारा से देखा, मैथ की जो एनसीईआरटी थी वो मैंने लगाना चालू कर दिया था। देखो जो मैथ की बुक है, पहले आरबीएससी की बुक थी, मैंने पीवाईक्यू को जो वो बुक मैंने दिखाया था तुम्हें एग्जामिनेशन आईडी मेरे पास था, लेकिन वो नया का नया ही है, मैंने प्रेफर नहीं किया। देखो जो उसमें जो मैथ की है ना, मैं बता दूँ, मैथ की तुम ना ही लो तो बेटर है, उस वीडियो में बताना भूल गया था। क्योंकि उसमें जो आरबीएससी के क्वेश्चन दे रखे हैं पुराने, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं। और ऐसा ही है भाई बोर्ड का कि भैया वो अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ड्राइव करके पूछेगा, या फिर इधर उधर, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा। वो अलग बुक से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लाएगा। जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब एनसीईआरटी के होंगे। सॉरी, देखो जितने क्वेश्चन होंगे सारे एनसीईआरटी के होंगे, इधर उधर से नहीं पूछने वाला कोई। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ मेरे को ये 10th में पता हो गई थी चीज़ें कि भैया पूछेगा तो एनसीईआरटी से पूछेगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो बस मैथ का जो था बस एनसीईआरटी निकालता था मैं, पीवाईक्यू भी छोड़ दिए थे वहाँ के, जो बस पीवाईक्यू एक आध 2 चीज़ें देख लिया था कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कैलकुलस में। कैलकुलस के क्वेश्चन उसमें बढ़िया हैं, वो देख सकते हो तुम, लेकिन थोड़े बहुत स्टार्टिंग के बस 2012-13 वाले। बीच में एनसीईआरटी भी लागू हुई थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे टीचर ने बताया। फिर आरबीएससी की बुक रिप्लेस कर दी वहाँ पे। तो देखो यहाँ से मैंने सबसे पहले मेरा कंप्लीट हो गया था। अब देखो यहाँ पे मैंने गलती क्या करी मैथ में मेरे नंबर कम रह गए थे, 68 समथिंग थे, और ये लगभग 95 समथिंग होना चाहिए था। ये इतना मेरे को भी उम्मीद था कि 95 समथिंग आ जाएगा। अब देखो मैथ सबसे पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं मैथ रिवाइज करना छोड़ दिया था। जैसे कंप्लीट हुआ मैंने मैथ को साइड में रख दिया, फिजिक्स पढ़ने लग गया था। ठीक है, और फिजिक्स पढ़ने लग गया था। फिजिक्स में वही न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होती थी, न्यूमेरिकल में पढ़ता था, लेकिन न्यूमेरिकल उस टाइम पे एग्जाम के टाइम तक भी हिली डुली पड़ी थी, लेकिन ठीक ठाक मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थे, निकल जाते थे, फॉर्मूले बेस्ड होते थे। जो अपने मेन चैप्टर है ना, वो कहते हैं तुम्हें कि भाई न्यूमेरिकल ईजी होते हैं, भाई तुम एक बार ना कहते हैं कि भाई टू द फॉर्मूले बस आते हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड आता है। मैं एक बार कहता हूँ तुम जाके वो क्या नाम है, रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स में, उसके क्वेश्चन उठाओ तुम प्रीवियस ईयर, फिर तुम कहो कि भैया फॉर्मूले में रख के दिखाओ मेरे को, फिर मैं मान लूँगा। वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से कंसेप्ट पे बेस्ड आएगा भाई। हाँ भैया तुम्हें साइन कन्वर्जन है वो अच्छे से आना चाहिए कि भाई तुम साइन कहाँ पे क्या पुट करने वाले हो, वो चीज़ें काफ़ी बढ़िया से पूछी जाती।
और वहाँ पे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन चाहे ना पूछने को तो ऐसे भी कर सकता है भाई तुमसे होना, जो जेई मेंस की तैयारी करते हैं बस वो उनसे होगा, नहीं तो बाकी से नहीं होने वाला। मैंने मिला लिया था जो जेई मेंस में हमारे क्वेश्चन आए थे, मैंने मिला दिया था उसमें, इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अगर चाहे तो वो भाई हिला सकता था, लेकिन भाई ईजी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे बोर्ड में भी। और देखो उसके बाद में लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया था, मैथ भी हो गया था। हिंदी इंग्लिश का जो था, हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने जो ब्रेन मैग्नेट करके, मैग्नेट ब्रेन करके एक चैनल है हिंदी के लिए, तो पूरा उनका फॉलो कर लिया था। और ग्रामर वगैरह है, मैंने डेस्क वर्क कह रहा हूँ, पासबुक वगैरह रेफर कर लिए थे। ग्रामर वगैरह टीचर के नोट्स से मिल गए थे मेरे को स्कूल से, तो टीचर के नोट जैसे पूरे पढ़ लिए थे मैंने। और ग्रामर में सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, थ्योरी ग्रामर में पूछता नहीं है, हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, थ्योरी पूछता नहीं है, वो क्वेश्चन पूछता है। और देखो भाई थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ तुम, मेरे क्वेश्चन जो टीचर है ना वो याद करवाती थी, लेकिन मैं याद नहीं करता था। मैं क्या करता था, मैं पूछ रहे खड़ा करा रहे, लास्ट में गया था मैं प्रैक्टिकल के टाइम पर, हमारे क्लासेस भी लगती थी, ठीक है, तो उसमें मैं बैठा रहता था, पूछते थे, मैं नहीं बताता था, लेकिन उस टाइम पे पढ़ लिया, अगर पूछ लिया तो हो गया, नहीं तो नहीं। मैं घर पे आके याद नहीं करता था, जोड़ नहीं डालता था। क्या करता था मैं, जिस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे ना, जो भी देखो उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, एक वाक्य दे देगा, इसमें पूछ लेगा, जैसे संज्ञा 10th के याद आ रहे, संज्ञा हो गया, व्यास हो गया, समास हो गया, ये सब पूछता है। तो वो उसके ना बहुत सारे तुम्हें ट्रिक यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएंगे, कैसे उसमें से पहचानना कैसे वर्ड में, ठीक है, उसमें वो तुम देखोगे तो काफ़ी ईजी से वो समझ में आ जाएगा। मैंने वैसे ही किया था, 10th में भी यही किया था, 12th में भी यही किया था कि हिंदी ग्रामर की थ्योरी मैंने बिल्कुल भी याद नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। बस कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये पहले देखो। तुम्हें पहले जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो ना, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन थ्योरी पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है, या फिर तुम थ्योरी पढ़ रहे पता चल रहा है वहाँ पे वाक्य दे दिया, बोल रहे इसमें संज्ञा बताओ यार, तो ये ऐसे थोड़ी पढ़ने से चलेगा। तो देखो सीधी सीधी बात है, उसमें पहले तुम्हें क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे तुम तैयारी करो। ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है कि तुम उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ठीक है। और हर साल का यही है कि भाई ग्रामर में से थ्योरी नहीं पूछेगा, वाक्य दे देगा, वैसे पूछेगा। और उस हिसाब से मैंने एक देख लिया था। और देखो उसमें लेटर राइटिंग के जो फॉर्मेट वगैरह होते हैं वो डेफिनेटली याद करने पड़ेंगे। और लिखने के तरीके तुम्हें पता होने चाहिए कि लिखना कैसे है। देखो जो तुम सोचते हो कि जो अपनी देसी लैंग्वेज है तुम उसमें यूज़ करके लिख दो, देसी लैंग्वेज सॉरी मतलब कि जो भी तुम नॉर्मल लैंग्वेज लिख रहे हो उस तरीके से तुम लिख लो, जैसे डे टू डे तुम बात कर रहे हो उस वैसे लिख रहे हो, तो भाई नंबर नहीं मिलने वाले। बुक तुम पेपर देने जा रहे हो, जैसे बुक में जैसे शब्द यूज़ होते हैं ना, कोशिश करो कि तुम बुक वाले शब्द यूज़ करो, ठीक है, फॉर्मल शब्द, क्योंकि नंबर वहाँ से मिल जाते हैं उससे। तुम अपनी लैंग्वेज यूज़ करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको लगेगा भैया बना के लिखा है, नहीं मिलने वाले। हाँ ऐसा होता है, मैंने 10th में मैच किया था, 12th में भी करके मैं वैसे होता है, ठीक है। तुम और एक चीज़ और, तुम अपनी ना क्या कहते हैं बोर्ड के जो आंसर सीट होती है ना, कॉपी स्टूडेंट्स वगैरह के, वो आरबीसी बोर्ड पे डली हुई, वहाँ पे तुम देखो कि वो जो बच्चे हैं वो किस तरीके से किस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो शॉर्ट आंसर बस एक लाइन का पूछ रहा था, बस जो वर्ड पूछ रहा चिपका दिया। इसका मतलब जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन मान लो वो कह लिया एसएससी का वो जो संकुलन क्षमता का उसका परसेंटेज बताओ, भाई ऐसे ही लपेट दी, बस वो लिख दिया टू द पॉइंट। नहीं भाई तुम पूरा वैसे लिखो कि संकुलन क्षमता की परसेंटेज ये होती है, ऐसे कुछ करके, ठीक है, वैसे लिखना तुम्हें। और देखो बुक वाले फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, ये चीज़ ज़रूरी है। ग्रामर हो गया, चलो पॉइंट पे आते हैं। हिंदी ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर थी ना, इंग्लिश ग्रामर के एक हमारे सर आकाश सर, द जील बॉय आकाश करके उनका यूट्यूब चैनल है, वो मैंने ग्रामर वहीं से फॉलो किया था। और जितने क्वेश्चन वगैरह उन्होंने याद करवा दिया था। और उनका जूम पे उस टाइम पे सेशन होता था फ्री में, वो एडवर्टाइजमेंट में वो दोबारा डालते भी नहीं थे यूट्यूब पे, बस वो जूम पे ही क्लासेस लेते थे। 50 से 60 बच्चे हमेशा होते थे उस क्लास में, और वो क्लास हमारे लिए लेते थे। मैं उसमें पूरा अटेंटिव रहा था, हर एक क्वेश्चन में, हर सेशन मैंने लिया था उनका। उसमें ग्रामर वगैरह काफ़ी अच्छे से पढ़ा देते थे, क्वेश्चन आंसर भी बता देते थे, ठीक है। तो उसमें लगभग वो साथ में ही साथ कवर हो गया था उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है बस। और देखो उसके बाद में जैसे एग्ज़ाम हुआ उस टाइम पे चीज़ें वही डर लगने लग गया कि जो पढ़ रहे हैं वो हुआ या नहीं, ठीक है। देखो अब उसके बाद जो अपना पेपर था इंग्लिश के देखा है मैं, जब भी जो भी पेपर होता था ना, एक चीज़ मैच कर लेना, जब भी तुम्हें पेपर हो तो लोग कहते हैं कि भैया तुम पेपर मत देखो। देखो सीधी सीधी बात है, तुम्हें अगर पता है, कहते हैं लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया देखो तुम पेपर देख लोगे तो तुम्हें टेंशन हो जाएगी, अगले एग्जाम की टेंशन, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। देखो सीधी सीधी बात है, अगर तुम क्वेश्चन आंसर्स लिख के आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि वो सही है या गलत है। अब उससे कुछ खास होने वाला नहीं कि तुम घर पे आओगे तुम पेपर देख लोगे भैया गलत है, वो तुम्हें पता है यार, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि तुम्हारा गलत है या सही है। तुम पेपर में कितने नंबर अटेंड ले रहे हो ये तुम्हें भी पता है कि हमारा पेपर एकदम अच्छा गया है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि भैया लिख के आए हो सही है। तुम तुक्के में लिख के आ रहे हो तो तुम कन्फ्यूज रहेगा। तो वो सब चीज़ें तुम्हें दिमाग नहीं लेना है, सीधी सीधी बात है, उससे कुछ नहीं होता। मैं आता था सबसे पहले
बिना खाए पिए कुछ पानी वानी कुछ नहीं पीता था मैं, चुपचाप आता था, अपना जो भी नोट्स वगैरह हैं वो निकालता था मैं, और जो भी आंसर लिख के आता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन में डाउट रहता है कि सही है नहीं गलत है, मैं हर एक क्वेश्चन पे ना वहाँ पे मार्क दे देता था मैं, ठीक है, वहाँ पे मार्क्स वगैरह लिख देता था। रुको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, चलो मिल गया, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है, मैथमेटिक्स का हटाते हैं। देखो इसको कलर अच्छे से नहीं लिखा, देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, 1 सेकेंड, कौन सा है, इंग्लिश है, ठीक है। अब इंग्लिश में ना देखो इसमें तुम्हें लिखा हुआ है 88 समथिंग, देखो उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी यार, देखो देखो इसमें ना हर क्वेश्चन पे मैंने मार्क कर रखा था कि इसमें इतने नंबर मैं गेन कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे, तुम यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन पे मैंने लिख लिया था और टोटल उसका कैलकुलेट करके वहाँ पे लिख दिया था। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम्हारा ओवरऑल जो मार्क्स आने वाले वो कितने आने वाले, और दूसरा चीज़ इसका ये फ़ायदा होता है कि मान लो तुम्हारे एग्ज़ाम में ना कभी क्वेश्चन नंबर मार्क्स कम आ गए या फिर बहुत कम आ गए, तुम्हें लगता है कि भैया हमने लिखा है कि 75 आने चाहिए, 75 मार्क्स का लगभग इतने, तुम्हें पता होना चाहिए कि टीचर ने इसमें इतना मार्क्स दे सकता है, ठीक है, उस हिसाब से तुम मार्किंग ले लो, खुद की मार्क्स खुद पे दे लो कि भैया इतने आ रहे, और उससे 10-12 नंबर इधर उधर होके आएंगे फाइनल एग्जाम में। अगर बहुत कम आ रहे तो तुम कॉपी रीचेकिंग पे डाल सकते हो, तुम्हें उस टाइम पे डाउट नहीं होगा। काफ़ी बच्चे मेरे दोस्त हैं भाई, कह रहे हैं यार मेरे को पता ही नहीं है कि भाई डालो भी नहीं डालो बढ़ेगा नंबर नहीं बढ़ेगा। मेरे इंग्लिश टाइम पे 10th टाइम पे ना मैंने रीचेकिंग पे डाला था, मार्क्स बढ़े थे मेरे, बहुत कम आ गए थे, ज़रूरत से भी ज़्यादा, ठीक है। चलो अब देखो इस हिसाब से तुम ये इसका तो ये फ़ायदा हो जाएगा, और तुम्हें ओवरऑल तुम रिजल्ट आने से पहले तुम अपना खुद का स्कोर बता सकते हो कि हम ये इतने परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, ये फ़ायदा हो जाता है। ये चीज़ें मैं आते ही लिखता था। देखो उसके बाद हिंदी का एग्ज़ाम गया, ठीक था, इंग्लिश का भी ठीक था, केमिस्ट्री का भी गया, केमिस्ट्री का भी ठीक था। और देखो केमिस्ट्री की एक बात और मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में जहाँ तक कि मैं जो गलत करके सब मैंने अपनी मार्किंग दी थी ना, मैं दिखाता हूँ इसमें केमिस्ट्री में, मिल जा ये रहा, देखो ये यार ये केमिस्ट्री नहीं है, देखो केमिस्ट्री के कहाँ रह गए, अच्छा पता नहीं, केमिस्ट्री के है नहीं मेरे पास, मैं केमिस्ट्री की बता देता हूँ। देखो केमिस्ट्री में क्या हुआ था, मैंने जहाँ तक मेरे को उम्मीद थी कि 83 मार्क्स के समथिंग आएंगे, 83 से 75 के बीच में, ठीक है, और डाउट लग रहा था मेरे को क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब अपना आंसर आया, जब रिजल्ट आया ना, उसमें मेरे 89 मार्क्स थे। अब तुम कहोगे ये 4-5 नंबर का बदलाव कैसे हो गया, मैं बता रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ें समझ लेना, केमिस्ट्री में मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स जो भी होते हैं क्वेश्चन पे, वो कटने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें तुम डायरेक्ट तुम थ्योरी लिख के आ रहे हो, थ्योरी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल चीज़ें पर पढ़ के आए हो, ठीक है। थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल वो नहीं, जो तुम थ्योरी डायरेक्ट पढ़ के आए हो वो अलग चीज़ें हैं कि तुम्हारे केमिस्ट्री में ये सब